ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान की अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसके दिमाग ने दुनिया के हर तर्क और विज्ञान को पूरी तरह से चुनौती दे दी थी। एक ऐसा दिमाग जिसकी गहराई को आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये रहस्य, असीम भक्ति और शुद्ध अकल्पनीय प्रतिभा की कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा, एक ऐसा गणित जिसका शायद कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। कहानी शुरू होती है जनवरी 1920 में। जरा कल्पना कीजिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक बेहद प्रतिष्ठित प्रोफेसर G.H. हार्डी अपनी मेज पर बैठे हैं। उनके सामने भारत से आया एक पतला सा लिफाफा रखा है। ये लिफाफा उन्हें भेजा था एक ऐसे गणितज्ञ ने जो अपनी मृत्यु शैया पर था, श्रीनिवास रामानुजन। जैसे ही हार्डी ने उस लिफाफे को खोला, वे बस दंग रह गए। उस खत के अंदर 17 ऐसे गणितीय सूत्र या कहें फंक्शंस थे जिन्हें कैम्ब्रिज का ये महान विद्वान बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। हार्डी पूरी तरह से अवाक थे। उनकी प्रतिक्रिया थी कि उन्होंने ऐसा गणित देखा है जो होना ही नहीं चाहिए, और शायद बाकी दुनिया को इसके बराबर आने में कम से कम 100 साल लग जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन है? एक इंसान जिसने कभी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, जिसके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही महीने बचे थे, वो गणित के ऐसे सूत्र कैसे लिख सकता है जो दशकों बाद ब्लैक होल और स्ट्रिंग थ्योरी जैसी बेहद जटिल चीजों को समझने के काम आने वाले थे? यह सब किसी बहुत बड़े रहस्य से कम नहीं लगता। दूसरा हिस्सा, कुंभकोणम का क्लर्क। इस अद्भुत दिमाग को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। रामानुजन की जड़ों की तलाश हमें कैम्ब्रिज की शानदार लैब से दूर दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर कुंभकोणम ले जाती है। यहीं पर उनका बचपन बीता। कुंभकोणम की वो समृद्ध हिंदू संस्कृति और विशेष रूप से वहां का विशाल सारंगपाणी मंदिर रामानुजन के जीवन का केंद्र था। वे देवी नामगिरी के परम भक्त थे। उनका तो यहाँ तक मानना था कि जो गणितीय सूत्र वे लिखते थे वे असल में देवी नामगिरी के विचार थे जो उन्हें सपनों में दिखाई देते थे। लेकिन एक तरफ जहां उनका दिमाग ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनका असल जीवन भयंकर गरीबी में कट रहा था। उनका घर बेहद छोटा और साधारण था। 1909 में उनका विवाह जानकी अम्मल नाम की एक युवा लड़की से हुआ। जानकी अक्सर अपने पति को एक अजीब से पागलपन के साथ फेंके गए पुराने पैकेजिंग कागजों पर समीकरण लिखते हुए देखती थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास अपनी गणनाओं को सहेज कर रखने के लिए एक साफ कागज तक नहीं होता था। उनका ये जुनून इस हद तक था कि इसका उनके जीवन पर काफी भारी असर पड़ा। वे गणित में इतने खोए रहते थे कि उन्होंने कुंभकोणम के कॉलेज में अंग्रेजी और संस्कृत जैसे बाकी सभी विषयों में बुरी तरह से फेल होकर अपनी छात्रवृत्ति ही खो दी। और फिर महज अपना पेट पालने के लिए उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक साधारण क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी, जहां उन्हें साल भर के केवल 20 पाउंड मिलते थे, बिल्कुल न के बराबर। तीसरा हिस्सा, कैम्ब्रिज को लिखा गया वह पत्र। लेकिन सच कहूं तो एक क्लर्क की कुर्सी इतने महान गणितज्ञ को ज्यादा दिन तक बांधकर नहीं रख सकती थी। 1913 की शुरुआत में इस गुमनाम से क्लर्क ने सीधा इंग्लैंड की एक महान गणितीय संस्था का दरवाजा खटखटाया। मद्रास से भेजा गया 9 पन्नों का वो ऐतिहासिक खत सीधा G.H. हार्डी के पास पहुंचा। इस खत में लगभग 120 ऐसे गणितीय निष्कर्ष थे जिन्हें देखकर हार्डी और उनके सहयोगी लिटिलवुड के पसीने छूट गए। इसमें पाई का मान निकालने के लिए एक ऐसी अनंत श्रृंखला शामिल थी जो गणित के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। आमतौर पर कैम्ब्रिज में ऐसे खतों को किसी शौकिया या पागल का काम मानकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता था, और शुरुआत में इस खत के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। लेकिन रात के खाने के बाद जब हार्डी ने उन पन्नों को गौर से देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। वे समझ गए कि वे किसी पागल के नहीं बल्कि एक पूर्ण प्रतिभावान व्यक्ति के काम को देख रहे हैं। हार्डी को ये एहसास हो गया था कि ये सूत्र इतने जटिल और अद्भुत हैं कि कोई भी इंसान सिर्फ अपनी कल्पना से इन्हें नहीं गढ़ सकता। इसलिए इनका सत्य होना एकदम तय था। और बस इसी एक एहसास ने रामानुजन के लिए समंदर पार कैम्ब्रिज का रास्ता खोल दिया। चौथा हिस्सा, एक बेहद असाधारण सहयोग। अप्रैल 1914 में रामानुजन का कैम्ब्रिज आना। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 2 महान हस्तियों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे G.H. हार्डी, एक पक्के नास्तिक, कैम्ब्रिज के एलीट वर्ग का हिस्सा, जिनका मानना था कि गणित को साबित करने के लिए कठोर तर्कों और स्टेप बाय स्टेप प्रमाण की जरूरत होती है।
और दूसरी तरफ थे हमारे रामानुजन, एक स्वतः शिक्षित कट्टर ब्राह्मण जिनका सीधा सा मानना था कि उनके सूत्र सीधे देवी नामगिरी का वरदान है। उनके लिए समीकरण भगवान का एक विचार था, न कि कोई लॉजिकल पहेली। तौर तरीकों में इतने बड़े मतभेदों के बावजूद जब ये दोनों साथ आए तो इतिहास रचा गया। कैम्ब्रिज में रामानुजन की सफलता की रफ्तार चौंका देने वाली थी। 1916 में उन्हें रिसर्च द्वारा बैचलर ऑफ साइंस की उपाधि मिली और फिर महज 30 साल की उम्र में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? और उसी साल वे ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय भी बन गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। 5वां हिस्सा, प्रतिभा की वो कीमत जिसने एक दुखद अंत की नींव रखी। जिस वक्त रामानुजन अपनी सफलता के शिखर पर थे, दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था और इंग्लैंड में उनका जीवन किसी बुरे सपने जैसा हो गया था। इंग्लैंड की जमा देने वाली ठंड, घर की भयंकर याद और एक सख्त शाकाहारी होने के कारण उचित भोजन का न मिल पाना, इन सब चीजों ने रामानुजन के शरीर को अंदर से तोड़ दिया। वे कुपोषण और आखिर में क्षय रोग यानी ट्यूबरक्यूलोसिस का शिकार हो गए। जिस इंसान के दिमाग में पूरे ब्रह्मांड के गणितीय रहस्य छिपे थे, उसका शरीर आम मौसम और पोषण की कमी के आगे हार रहा था। 1919 में रामानुजन भारत वापस लौटे, एक नायक की तरह। लेकिन उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से गिर चुका था और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की अत्यंत युवा आयु में इस महान गणितज्ञ ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। महज 32 साल की उम्र। छठा और आखिरी हिस्सा, एक सदी आगे, रामानुजन की वो असली विरासत जो आज भी जिंदा है। रामानुजन के निधन के साथ उनकी कहानी खत्म नहीं हुई और ये बात इस चीज को शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे 1976 में अमेरिकी गणितज्ञ जॉर्ज एंड्रूज को ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में रामानुजन की द लॉस्ट नोटबुक मिली। ये वही काम था जो रामानुजन ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस डायरी में हार्मोनिक मास फॉर्म्स जैसे विचार थे जिसने अचानक से आधुनिक गणित की दुनिया में एक सैलाब ला दिया। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये है, रामानुजन ने मृत्युशैया पर जो सूत्र लिखे थे, आज के वैज्ञानिक उनका इस्तेमाल ब्लैक होल की भौतिकी, स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी को समझने के लिए कर रहे हैं। विज्ञान की ऐसी शाखाएं जिनका उस समय कोई अस्तित्व ही नहीं था जब रामानुजन ने उन्हें कागज पर उतारा था। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। जैसा कि प्रोफेसर हार्डी ने खुद महसूस किया था, क्या ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्यों को सिर्फ तार्किक रूप से सिद्ध किया जा सकता है, या फिर कुछ सत्य ऐसे भी हैं जिन्हें एक मानव मस्तिष्क सीधे तौर पर देख सकता है? क्या उच्चतम स्तर की प्रतिभा केवल गणितीय गणनाओं तक सीमित है, या ये उस सत्य की महज एक पहचान है जो इस ब्रह्मांड में पहले से ही मौजूद है? एक ऐसा सत्य जिसे शायद रामानुजन अपनी आंखों से साफ साफ देख पा रहे थे। जरा इस बारे में सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।